हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर है क्या, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमने जो पहले थियरी पढ़ी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, अगर कॉइल में से करंट पास होगा तो टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क जनरेट होगा तो यहाँ पे जो आपको ये रेक्टेंगुलर यहाँ पे ऐसी कोई कॉइल नज़र आ रही है, ये अब उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है तो वो रोटेट होगी, और अगर वो रोटेट हो रही है तो जो ज़ीरो पोजीशन पे पहले ये पॉइंटर था वो थोड़ा शिफ्ट होके इधर आ जाएगा पॉइंटर, ठीक है। और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है वो हम अभी बाद में देखने वाले हैं, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और ये जो डिफ्लेक्शन है उसके बीच में क्या रिलेशन है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि गैल्वेनोमीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रेजेंस है वो चेक करने में काम लगता है, कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे समझो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, आप एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल एक एक तरफ रख दोगे, ठीक है। मतलब दो मैग्नेट है जिनकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है वो पेज के अंदर है, मतलब ऐसे सपोज लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हमने जो कॉइल रखी है वो भी उसी प्लेन में है। मतलब उनका ये कॉइल का एरिया वेक्टर है वो पेज से बाहर निकल रहा है, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 90। तो यहाँ पे टॉर्क का जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें साइन क्या आएगा, 90, और साइन 90 इक्वल टू क्या बनेगा, 1। तो टॉर्क क्या बचेगा, NI/AB, ठीक है। चलो, तो मतलब क्या हुआ कि हम कॉइल को ऐसे रख रहे हैं कि कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसके साथ पैरेलल में आए, और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो बनेगा NI/AB साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री, तो ये बन गया NI/AB, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। चलो, ये टॉर्क का एक फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्या होता है कि चलो टॉर्क की वजह से ये जो पॉइंटर है वो इधर तो आ गया, बट जब इलेक्ट्रिक करंट हम ज़ीरो कर दे तब वो पॉइंटर वापस भी आना चाहिए। अब वापस आने के लिए क्या करें, तो वो पॉइंटर को वापस लाने के लिए हमने यहाँ पे सर्कुलर एक स्प्रिंग रख दी, है ना। तो ये जैसे ही ये जो आपका पॉइंटर है, जैसे ही ये जो पॉइंटर है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हुआ, समझो। अब पॉइंटर के ऊपर ध्यान देना, ये यहाँ पे है, करंट मिला, ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। वो काम किसने किया, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और टॉर्क जनरेट हुआ, तब इतना डिफ्लेक्शन आया। अब जब हमने करंट ज़ीरो कर दिया तब क्या होगा, करंट ज़ीरो कर देंगे तब ये जो स्प्रिंग है वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी और वो वापस ज़ीरो पे लेके आएगी, है ना। मतलब करंट ज़ीरो होता है तो पॉइंटर भी ज़ीरो पे आना चाहिए, और पॉइंटर को ज़ीरो पे लाने का काम कौन करेगी तो यहाँ पे जो सर्कुलर स्प्रिंग है वो, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर होगा। मतलब यहाँ पे एक और टॉर्क लग रहा है, कौन सा टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क।
अब रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा के फाई, और फाई क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वलाइज कर दो, तो के इंटू फाई इक्वल टू आपको मिलेगा NIAB, और अगर फाई डिवाइड बाई आई कर दोगे तो आपको मिलेगा NAB डिवाइड बाई के, जो दिखाता है गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। अब गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या समझो, कि ऊपर है वो एंगल है और नीचे है वो इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट, सपोज मैं यूनिट इलेक्ट्रिक करंट ले लूँ 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर के लिए डिफ्लेक्शन कितना आता है, सपोज 5 डिग्री। तो आप करंट सेंसिटिविटी 5 डिवाइड बाई आई क्या बोलोगे, 5 डिग्री पर मिली एम्पियर, है ना। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक 5 डिग्री पे, सपोज यहाँ पे एंगल बनेगा कुछ इस तरफ 5 डिग्री, यहाँ से इस तरफ, तो हर 5 डिग्री पे आप 1 मिली एम्पियर रख दोगे, दूसरा 5 डिग्री वहाँ पे 2, अनदर 5 डिग्री वहाँ पे 3। अब ऐसा क्यों, क्योंकि करंट ये जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो मतलब ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन गैल्वेनोमीटर, मतलब करंट सेंसिटिविटी है वो एक गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एन आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स, ए पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी पता है क्या है मैग्नेटिक फील्ड, के स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये पूरा आपको जो कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे वो पूरा कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो करंट सेंसिटिविटी आपको पता चल गई कि 5 डिग्री रोटेशन हो रहा है 1 मिली एम्पियर पे, तो हर एक 5 डिग्री रोटेशन पे आप 1 मिली एम्पियर इंक्रीज कराते जाओगे, और ऐसे आप कर सकते हो गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब नंबर्स लिखना। ठीक है, चलो करंट सेंसिटिविटी तक फिनिश हुआ। अब देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर। ओके, अब समझो, सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट ऑफ लार्ज वैल्यू। जैसे कि मैं बोलूँ गैल्वेनोमीटर है वो वेरी सेंसिटिव डिवाइस है, और उतना सेंसिटिव है कि फ्यू माइक्रो एम्पियर्स के लिए आपको ये जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। मतलब क्या हुआ कि फ्यू माइक्रो एम्पियर तक आप करंट मेज़र कर सकते हो, उसके बाद करंट मेज़र आप नहीं कर सकते गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। इसीलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं ए मीटर में। क्लियर, ओके। तो आप लिख सकते हो द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन ए मीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है समझो। एक है गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, एक आएगा सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, और सेकंड आएगा कि जब आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हो तो गैल्वेनोमीटर के पास खुद का भी रेजिस्टेंस है। मतलब दूसरा प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दूसरा प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब समझो प्रॉब्लम में क्या है कि सपोज एक रजिस्टर है कैपिटल आर,
उसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जिसका खुद का रेजिस्टेंस सपोज मान के चलते जी है, ठीक है, और हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जनरली होना क्या चाहिए कि जो मेज़रिंग डिवाइस है वो ओरिजिनल सर्किट को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। मतलब एक्चुअल करंट क्या होना चाहिए, तो एक्चुअल करंट I इक्वल टू वी अपॉन आर होना चाहिए ना। और गैल्वेनोमीटर जो मेज़र करेगा वो मेजर्ड करंट कौन सा होगा, जो मेजर्ड करंट है वो I इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वहाँ पे ऐड हो रहा है। तो करंट है वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा बट डिक्रीज्ड वैल्यू में मिलेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर के पास खुद का रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जनरली होता है 50 ओम्स टू 100 ओम, ठीक है, इसके आसपास रहता है। और वो जब आप ए मीटर की तरह यूज़ करना स्टार्ट करो करंट मेज़र करने के लिए, और आपको पता है कि करंट मेज़र करना है तो सीरीज़ में करंट सेम मिलता है तो सीरीज़ में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तब ये इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस है वो R प्लस जी बन जाता है। इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो मेजर्ड करंट है वो आपको डिक्रीज्ड वैल्यू में मिलेगा। तो ये पहला प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि अगर ये करंट की वैल्यू फ्यू माइक्रो एम्पियर से बढ़ गई, सपोज ये 2 एम्पियर हो गई, अब इतना बड़ा करंट है वो गैल्वेनोमीटर हैंडल नहीं कर पाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अब हमें उसके सॉल्यूशन देखने हैं। चलो इसके लिए सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, चलो सॉल्यूशन में मेन हमारा टारगेट क्या रहेगा कि कैसे भी करके गैल्वेनोमीटर को बचाना है। गैल्वेनोमीटर शुड बी सेफ फ्रॉम हाई वैल्यू ऑफ करंट। और सेकेंड थिंग क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, उसको हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ हमें कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस निकालना है। हमें गैल्वेनोमीटर के साथ कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देना है। अब रेजिस्टेंस में अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कराएगा। तो क्या करेंगे हम, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस रख देंगे। छोटा सा क्यों वो भी समझो। सपोज़ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 100 और ये हमने रख दिया 2 ओम का, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बनेगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब 100 इंटू 2 अपॉन 100 प्लस 2, मतलब ये हो गया 200 डिवाइड बाई 102। और अगर मैं 200 डिवाइड बाई 102 कर दूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 1.96। देखो मतलब क्या, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 था उसकी जगह पे हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस बना दिया 1.96 ओम। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, अब इतना छोटा रेजिस्टेंस है तो वो सर्किट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सेकेंड थिंग कि जब टोटल करंट यहाँ से बहुत बड़ा करंट आ रहा है तब जो गैल्वेनोमीटर में से पास होगा वो वेरी स्मॉल अमाउंट का करंट होगा, क्योंकि हमने पैरेलल में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस रखा हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से पास हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द करंट, और एकदम छोटा सा करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा। तो गैल्वेनोमीटर खुद सेफ भी रहेगा, है ना, गैल्वेनोमीटर खुद सेफ भी रहेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट पास नहीं हो रहा है तो वो मेज़र करके कैसे देगा, है ना। गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट पास ही नहीं हो रहा है, और जब पास नहीं होता तो मेज़र कैसे करके देगा। तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बाद में करते हैं, ठीक है, जब ये पूरा मतलब डेरिवेशन हो जाए उसके बाद। अब सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। करना क्या है, हमें एक गैल्वेनोमीटर लेना है,
और जिसका रेजिस्टेंस हम रखेंगे G, और उसके पैरेलल में हमें कनेक्ट करना है स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको बोला जाता है शंट। शंट मतलब पहले पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है। सपोज गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी है IG, मतलब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम IG जितना करंट पास करा सकता है। तो यहाँ से जो टोटल करंट आए I, उसमें से सिर्फ IG जितना करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होना चाहिए, बाकी का करंट है वो शंट में से पास होना चाहिए। मतलब वो कौन सा होना चाहिए, I माइनस IG। क्लियर। तो यहाँ पे I क्या है, गिवन करंट, या तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर में से जो पास कराया वो उसकी कैपेसिटी जितना करंट है। मतलब ये हो गई करंट कैपेसिटी, और ये हो गया शंट, अ पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये हो गया शंट। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हो आप बना रहे हो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो ऐसा समझ लो कि आपकी खुद की एक फैक्ट्री है जिसमें एमीटर बन रहे हैं। ठीक है। कोई इंसान आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे एक ऐसा एमीटर बना के दो जो 10 एम्पियर करंट तक मेज़र कर सके। मतलब उससे कम मेज़र करेगा तो चलेगा, बट 10 एम्पियर तक तो करना चाहिए। तो आपने टारगेट सेट कर लिया कि मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर वो कितना होना चाहिए, 10। ठीक है। अब आपके पास खुद का गैल्वेनोमीटर है तो आपको पता है कि उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उसकी करंट कैपेसिटी सपोज मान लेते हैं 20 माइक्रो एम्पियर है। तो डेटा कौन सा आपके पास नहीं है, तो डेटा कौन सा आपके पास नहीं है कि गैल्वेनोमीटर के पास साथ में मैं कौन सा शंट कनेक्ट करूँ, कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँ ताकि मुझे 10 एम्पियर तक मेज़र करने वाला एमीटर मिल जाए। तो वो शंट हमें फाइंड करना है। समझ में आया। इसीलिए जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो शंट के लिए है। क्लियर। तो यहाँ पे जब आई बोला जाए तो ये नहीं समझना है कि ब्रांच में से इतना करंट पास हो रहा है, ये समझना है कि हमें ऐसा गैल्वेनोमीटर में से एमीटर बनाना है कि जो मैक्सिमम 10 एम्पियर मतलब मैक्सिमम आई एम्पियर तक का करंट मेज़र कर सके। और जब आई करंट पास हो जाए तब मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से आई जी पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। बाकी तो पूरा सिंपल है। अब देखो डेरिवेशन के लिए आप ये लूप ले लो, डेरिवेशन के लिए आप ये लूप ले लो। तो आप कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हो, KVL इन गिवन लूप। तो यहाँ पे देखो तो लूप की डायरेक्शन में करंट है, लूप की डायरेक्शन में करंट इसलिए माइनस आई जी इंटू जी। जी क्या है, जी है वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है। माइनस आई जी इंटू जी। यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लूप इस डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो प्लस आएगा। तो प्लस रेजिस्टेंस इंटू करंट आई माइनस आई जी इक्वल टू 0। अब ये S इंटू आई माइनस आई जी आपको मिलेगा आई जी इंटू जी, मतलब जी मैं पहले लिख देता हूँ जी आई जी। तो S क्या मिलेगा आपको, जी आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। यहाँ पे भी जी आई जी कर देते हैं, डेरिवेशन में एक ही तरह का रखते हैं। ठीक है। तो S इक्वल टू मिल गया जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है।
तो ये फॉर्मूला कौन सा है? नेसेसरी शंट। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो नेसेसरी शंट का है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर विथ सुटेबल मेजरिंग कैपेसिटी। चलो क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो आर इक्विवेलेंट बन जाएगा इधर दोनों पैरेलल में, तो जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और पैरेलल में आपको पता है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा। मतलब ये 100 है, दूसरा 2 है, तो इफेक्टिव है वो लेस देन 2 आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2, तो उससे भी स्मॉलर आएगा। अगर आपके पास 3 रजिस्टर है, 100, 8 एंड 1, तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 1 मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। मेन क्वेश्चन क्या है समझो। जो मैंने बाकी रखा था, मैंने आपको बोला था कि इधर टोटल करंट आई जो कि हमें मेज़र करना है, ये करंट हमें मेज़र करना है, और गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है ये करंट। तो वो ये कैसे मेज़र करके दिखाएगा? हमारा मेन टारगेट तो आई ढूंढ निकालना था ना। तो ये भी समझो कि गैल्वेनोमीटर है वो मेज़र करता है अलग चीज़ और आपको दिखाएगा अलग चीज़, जैसे वेनिंग मशीन करती है। ऐसा होता है ना, ऐसा गोल गोल, और यहाँ पे एक डिजिट घूमता रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने चरण रखते हो, 2 चरण यहाँ पे रख दिए आपने शूज़ निकाल के, वरना उसका भी वेट इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर आएगा। क्लियर? अब जब आप इसके ऊपर खड़े रहते हो तब वो मेज़र क्या करता है? एक्चुअली मेज़र क्या करता है? एक्चुअली मेज़र करता है वेट। अब वेट सपोज 980 न्यूटन है, तो यहाँ पे नंबर आएगा 980 नहीं, यहाँ पे नंबर आएगा 100 कि भाई साहब आप 100 किलोग्राम के हो। तो मास इक्वल टू वेट डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 980 डिवाइड बाय 9.8 कर दिया तो 100 किलोग्राम मिल गया। मतलब देखो, 2 टाइप की क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी वो दैट जो मेज़र हो सकती है, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, और दूसरी क्वांटिटी वो दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो सेम वे यहाँ पे मेज़र होगी क्वांटिटी कौन सी? आई जी, गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी, और कैलकुलेट करके क्या दिखाएंगे? आई। कैलकुलेट करके दिखाएंगे आई। अब समझ में आ चुका होगा कि गैल्वेनोमीटर में से सपोज मान के चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से पास हुआ है वो 5 मिली एम्पियर करंट है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, शंट हमें पता है, तो आई की वैल्यू हम ढूंढ निकाल सकते हैं ना। मतलब आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये कैलकुलेशन किसने किया? जो बना रहा था गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। सपोज आपकी फैक्ट्री है, आप बना रहे हो, तो आपको पता है कि जब गैल्वेनोमीटर में से इतना करंट पास होता है तब टोटल करंट इतना होता है। तो आपने क्या किया? आपने चीटिंग करके यहाँ पे लिख दिया। चीटिंग तो नहीं बोल सकते, बट जहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है ना, सपोज फुल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो मान के चलते हैं कि फुल डिफ्लेक्शन होता है वो 20 मिली एम्पियर पे है, और करंट मिला आपको कैलकुलेट करने के बाद 10 एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर में से पास हुआ है 20 मिली एम्पियर, बट आपने यहाँ पे लिख दिया 10 एम्पियर।
तो मतलब ये कैलिब्रेशन जो आप कर रहे हो वो कैलिब्रेशन आप डिफरेंट करते हो, डिफरेंट रखते हो एक्चुअल वैल्यू से। मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होगा IG, आप कैलकुलेशन करके निकाल लेते हो I और उसको ये डिस्प्ले पे रख देते हो। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू IG है बट आप दिखाओगे I। ठीक है, जैसा वेइंग मशीन में होता है, मेजर्ड वैल्यू वेट थी बट दिखाता है मास। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी ऑफ ए मीटर बाय n टाइम्स। मतलब गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट है IG, तो ए मीटर में n टाइम्स करंट पास होना चाहिए। कितना? NIG। मतलब टोटल करंट है वो NIG होना चाहिए। तो सिंपल है, S इक्वल टू क्या करोगे आप, फॉर्मूला GIG अपॉन I माइनस IG। तो GIG अपॉन I की जगह पे क्या रख दोगे, NIG। तो यहाँ पे G अपॉन IG कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। तो शंट की वैल्यू आनी चाहिए G डिवाइड बाई n-1। आपको बोला जाए कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है और आपको ऐसा एमीटर बनाना है कि जो गैल्वेनोमीटर की जो करंट कैपेसिटी है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा करंट मेज़र कर पाए। तो आपको 20 - 1 डिवाइड बाई कर देना है, तो आपको ये S मिल जाएगा। G अपॉन n-1 करना है सिर्फ। ठीक है, तो उसके लिए नेसेसरी शंट आपको मिल जाएगा। ये हो गया गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर में भी आएगी। कैसे, समझो। सपोज एक रजिस्टर है यहाँ पे, एक रजिस्टर है यहाँ पे, एक है बैटरी, ये है R1, ये है R2। आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर G। अब प्रॉब्लम क्या क्या आएगी समझो। एक तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस पहले क्या था, R1 प्लस R2। अब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2G अपॉन R2 प्लस G। तो पहला प्रॉब्लम ये कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, एक प्रॉब्लम है। अब दूसरा प्रॉब्लम, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो तो रहेगा ही। कि मान के चलते हैं कि G की वैल्यू है वो 100 ओम है और R2 तो कोई भी सर्किट हो सकती है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कभी कभी सपोज आ गया 10,000 ओम या उससे भी ज़्यादा, तो मोस्ट ऑफ द करंट कहाँ से पास होगा, गैल्वेनोमीटर से। अब इतना बड़ा करंट पास होगा गैल्वेनोमीटर में से, तो गैल्वेनोमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर डैमेज हो गया तो कोई काम का नहीं। तो इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट वोल्ट मीटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझो कि कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसमें यहाँ पे इनिशियली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R1 प्लस R2 और फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहे R1 प्लस R2 ही, नियरली इक्वल रहना चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये इन दोनों का रेजिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू R2 ही रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो R2 के पैरेलल में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रख दो, बहुत बड़ा। कैसे, समझो कि अगर यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब R2 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम, और गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच की वैल्यू सपोज 10 है। ठीक है, हम एक टेबल जैसा ही बना देते हैं। R2 की वैल्यू है 10, गैल्वेनोमीटर की आपने 10 रख दी, तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5। नहीं चलेगा, चेंज हो गया।
आपको वैल्यू किसके नज़दीक चाहिए, 10 के नज़दीक, ताकि जो ओरिजिनल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो। तो हमने सेकेंड टाइम क्या कर दिया, जी की वैल्यू 10 से बढ़ा के 100 कर दी। अब देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, R2 और G तो पैरेलल में है, क्योंकि वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। तो अभी 100 इंटू 10 मतलब 1000 होगा, और डिवाइड बाई 110, ये R इक्विवेलेंट आ गया 9.09। देखो काफ़ी नज़दीक आ गए हम, क्योंकि हमें 10 से नज़दीक की वैल्यू चाहिए, बट फिर भी अभी डिफरेंस है, तो मैंने कर दिया ये 1000। अब मैं R इक्विवेलेंट काउंट करूँ, अब मुझे क्या करना है, तो 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1000 इंटू 10 मतलब 10,000, डिवाइड बाई दोनों का एडिशन मतलब 1010, 1010, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई 9.9। देखो और मैं नज़दीक आ गया, अगर मैं ये 10,000 कर दूँ तो मुझे 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख हो गया, डिवाइड बाई 10,010, ये मुझे वैल्यू मिली 9.99। इससे मुझे क्या पता चला कि जैसे जैसे मैं गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाता हूँ, वैसे वैसे जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है R2 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको, है ना। 10,000 की जगह पे मैं अगर 1 लाख कर दूँ ये, तो और नज़दीक आ जाओगे, 9.999 समथिंग आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टमीटर बनाने के लिए एज पॉसिबल एज हाई होना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा। अब ये बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया आपने रेजिस्टेंस, उसका दूसरा भी फ़ायदा है कि मैक्सिमम करंट फिर R2 में से पास होने लगेगा, और इसमें से जो करंट पास होगा वो वेरी स्मॉल वैल्यू का होगा, तो गैल्वेनोमीटर है उसको डैमेज भी नहीं होगा, है ना। मतलब आपके दोनों काम हो गए, गैल्वेनोमीटर को आपने बचा भी लिया, और जो ओरिजिनल सर्किट है उसको आपने ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही रहता है। अब बात हो रही है वोल्टमीटर की, तो वो तो हम पहले करते थे, वैसे ही चीटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, कि गैल्वेनोमीटर मेज़र करेगा अलग वोल्टेज और आप शो कर दोगे अलग वोल्टेज। आपको तो डायल पे लिखना ही है ना, और ये डायल तो आप खुद बना रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। किसी ने लिखा 0 1 2 3 4, किसी ने लिखा 0 5 10 15 20। दुनिया तो वही दिखेगी ना जो आप दिखाओगे, दुनिया वही देखेगी जो आप दिखाओगे। तो आपको जो वैल्यू पसंद आए वो रख दो यहाँ पे, कैलकुलेशन के हिसाब से जो ठीक बैठ रही है वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे डायल पे रख दोगे, ठीक है। चलो ये सब समझ में आ गया, तो अब हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। ओके, तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर ले लो और उसके साथ सीरीज़ में, क्योंकि अभी हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कराना है, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस ले लो वेरी हाई वैल्यू का, और इसमें से करंट पास कराओ आप IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी से ज़्यादा करंट पास होना भी नहीं चाहिए। एक एंडिंग पॉइंट को हम नाम दे देते A, दूसरे एंडिंग पॉइंट को नाम दे देते B। तो चलो यहाँ पे वोल्टेज क्या बनेगा, तो वोल्टेज जो हमें मेज़र करना है, तो V इक्वल टू क्या बनेगा, गैल्वेनोमीटर IG करंट पास हो रहा है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो G प्लस RS है, सीरीज में इसलिए। तो V डिवाइड बाई में IG कर दूँ तो अंदर क्या बचेगा, G प्लस RS, और अगर मुझे सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा V डिवाइड बाई IG माइनस G, ठीक है। तो यहाँ पे IG क्या है,
फिर से वही करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर एस क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस, और वी क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब हमें वोल्ट मीटर की कैपेसिटी एन टाइम्स इंक्रीज करानी है, तो टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ वोल्ट मीटर बाय एन टाइम्स, तो आर एस क्या होना चाहिए समझना। आर एस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, वी डिवाइड बाई आई जी माइनस जी। तो वी क्या होगा, तो सपोज मैं अकेला गैल्वेनोमीटर रखूँ तो उसमें से आई जी करंट पास हो रहा है, तो वोल्टेज क्या था, जी आई जी, ठीक है ना। अब मुझे उसमें जो आई जी है वो एन टाइम्स इंक्रीज कराना है, तो फिर वोल्टेज क्या रहेगा, तो जी इंटू एन आई जी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इंटू एन आई जी डिवाइड बाई आई जी तो है ही, माइनस जी तो है ही, तो आई जी कैंसल, जी कॉमन, अंदर बचेगा एन माइनस वन। मतलब क्या, अगर ए मीटर की कैपेसिटी एन टाइम्स इंक्रीज करानी है तो जी डिवाइड बाई एन माइनस वन आएगा, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन आएगा, ठीक है। अब जितना पढ़ाया है गैल्वेनोमीटर के बारे में उसमें से कुछ भी आ सकता है। सपोज आ गया एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ये डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है, वर्क कैसे करता है वो एक्सप्लेन करना है, डेरिवेशन आया टॉर्क का या करंट सेंसिटिविटी तक, तो कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये भी पूछ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं। सेम वे वोल्ट मीटर की तरह गैल्वेनोमीटर को यूज़ करो तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वो भी पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी भी हो गया है, अभी एक चीज़ बाकी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, चलो वो भी फिनिश कर लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको आप नाम दोगे फाई डिवाइड बाई वी, तो सिंपल हो गया ना, फाई डिवाइड बाई आई तो था ही आपके पास, वी की जगह पे आई आर रख दो। फाई डिवाइड बाई आई क्या था, एन ए बी बाई के, और डिवाइड बाई क्या रहेगा, आर, मतलब इंटू वन अपॉन आर। ये हो गई वोल्टेज कैपेसिटी, सॉरी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तब करंट सेंसिटिविटी है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करो, समझना खास कि इफ एन है उसको आप कर देते हो 2n, तो जो फाइव डिवाइड बाई आई मतलब करंट सेंसिटिविटी है वो 2 इंटू फाइव डिवाइड बाई आई बन जाएगी, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है फाइव डिवाइड बाई वी वो फाइव डिवाइड बाई वी एज इट इज़ रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो मटेरियल बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स आप डबल करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डबल। अब देखो करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूला में रेजिस्टेंस नहीं है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूला में रेजिस्टेंस भी है। अब ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, तो टू टू कैंसिल हो गए, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो
तो याद रखना है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कराओ तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।